लेंगे अगले चैप्टर के बारे में मिडल ईस्ट इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स इजराइल एंड द पैलेस्टीनियन क्वेश्चन। विश्व की राजनीति में मध्य पूर्वी देश इजराइल और फिलिस्तीन की समस्या। तो ये एक मैप जो है, इसमें मैं थोड़ा सा आपको इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में बताना चाहती हूँ। यहाँ जैसे आप देखें तो छोटा सा है इजराइल, ये यहाँ बीच में, और इसी के साथ साथ ये फिलिस्तीन इत्यादि। तो इसी की हम बात करेंगे कि ये मध्य पूर्वी देश हैं और इजराइल और फिलिस्तीन, तो इनकी समस्या के बारे में। फिलिस्तीन की समस्या। फिलिस्तीन दो ऐसे भिन्न भिन्न राष्ट्रों के आपसी भयानक संघर्ष का अखाड़ा था जो एक ही समय में उत्पन्न हुए और एक ही क्षेत्र में केंद्रित थे। अरब राष्ट्रवाद 19वीं शताब्दी के अंत में उभरा और इसके साथ पुनर्जागरण साहित्य और विचार भी आए। इसी समय में यहूदी राष्ट्रवाद का भी उत्पन्न हुआ जिसका उद्देश्य शोषित यहूदियों की सहायता करना और एक ऐसा राज्य स्थापित करना था जिसमें यहूदी स्वतंत्रता और शांति से जीवन व्यतीत कर सके। दोनों के आंदोलनों का केंद्र बिंदु एक ही था और वो था फिलिस्तीन। और फिलिस्तीन यहूदियों के लिए यह उनके धर्म का एक उच्च स्थान था और अरबों के लिए उनका तीसरा धर्म स्थान था। यहाँ वे 13 शताब्दियों से रह रहे थे। पहले महायुद्ध के दौरान दोनों राष्ट्रवादियों को मित्र राष्ट्रों ने प्रोत्साहन दिया। मैकमहन हुसैन एग्रीमेंट 1946 द्वारा अरबों को उस क्षेत्र में स्वतंत्रता प्रदान करने का वचन दिया गया जिसमें फिलिस्तीन भी शामिल होगा। यद्यपि इंग्लैंड इस संधि से इनकार करता रहा, लेकिन तथ्य ये है कि मैकमहन हुसैन पत्र व्यवहार में कभी भी फिलिस्तीन के इस क्षेत्र में शामिल न होने का वर्णन नहीं किया गया। तो इसी के बारे में हम लेंगे। तो सबसे पहले तो अरबों में रोष फैला। तो उस अरबों में ये जो रोष फैला, इस रोष के फैलने के लिए कुछ कारण जो थे ये उत्तरदायी थे। तो पॉइंट में तो मैं नहीं करवाऊंगी, लेकिन ऐसे मैं आपको बता देती हूँ कि प्रथम विश्व महायुद्ध के पश्चात ब्रिटेन का फिलिस्तीन का संरक्षण आरंभ होने के साथ ही उन्होंने एक योजना के अनुसार यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाना शुरू कर दिया। इनका यहाँ प्रवास बड़ी तेजी से आरंभ हो गया। 1921 में यहूदियों की फिलिस्तीन में जनसंख्या केवल 70,000 थी, जो बढ़कर 1938 में 5 लाख हो गई। यहूदी समाचार पत्रों और उनके बढ़िया तकनीकी गुणों और पश्चिम में यहूदी संगठनों की वित्तीय सहायता से फिलिस्तीन में एक आर्थिक और औद्योगिक जागरण आया जिससे लोगों के व्यवहार और जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। इसी के तहत ही अरब जो कि पहले से खट्टे रस वाले फलों की खेती बाड़ी करते आए थे, अब देश का मुख्य व्यवसाय ये खट्टे रस वाले फल बन गए। डेड सी के खनिज पदार्थों को निकालना शुरू किया। देश में साबुन, रसायन सामग्री, दवाइयाँ, खुशबुएं और हर प्रकार की दूसरी वस्तुएं बनाने के कारखाने लगाए गए। यहूदियों ने अपने दृढ़ निश्चय और गुणों को जीवन के हर पहलू में दर्शाया। इतनी प्रगति होने के बावजूद भी अरबों और यहूदियों की आपस में जो विरोध था वो बढ़ता गया। उनकी शिकायत थी कि भूमि कानून के कारण उनकी बहुत हानि हो रही थी और उनका अस्तित्व अभी खतरे में था। इस कानून का लाभ उठाकर यहूदियों ने अरबों की भूमि का बहुत सा भाग खरीद लिया और इसके परिणाम स्वरूप अरब धीरे धीरे अपनी भूमि और लाभदायक व्यवसाय से निकाले जा रहे थे। नए प्रवासी यहूदियों की जो स्थिति थी हर प्रकार से अच्छी थी। एक तो वो मेहनती भी थे और हर प्रकार की जो तकनीक थी उस तकनीक की भी उनको जानकारी थी और शायद इसी वजह से ही वो आगे बढ़ते जा रहे थे। धन, विज्ञान, संगठन के सभी लाभ प्राप्त थे और इस आर्थिक हानि के कारण अरबों में राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो बढ़ रही थी। अरबों का संकट बढ़ने का मुख्य कारण यहूदियों का राजनीतिक उद्देश्य था, जिसके अनुसार फिलिस्तीन को यहूदियों का नेशनल होम बनाने के बजाय नेशनल स्टेट यहूदी राज्य बनाना था, जो कि अरब राज्य नहीं होना था। तो ये कुछ वजह थी। फिर है हितों का तिकोना संघर्ष। फिलिस्तीन की समस्या केवल अरब राष्ट्रवादियों यहूदियों का संघर्ष ही नहीं था, बल्कि इसमें ब्रिटेन का भी स्वार्थ था। सीरिया का फ्रांस में संरक्षण, मिस्र में राष्ट्रवाद के जागृत होने से ब्रिटेन को भारत के साथ छोटे रास्ते से जोड़ने वाली
नहर स्वेज को भी खतरा था। फिलिस्तीन का भविष्य चाहे जो भी रूप धारण कर लेता, ब्रिटेन का इस पर किसी न किसी रूप में कुछ नियंत्रण रखना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि यह हवाई और जल सेना के महत्वपूर्ण अड्डे का काम दे सकता था और यह मोसुल से पेट्रोल पाइपलाइन यहाँ पर आकर ख़त्म होती थी। तो ब्रिटिश सरकार ने अरबों और यहूदियों के झगड़ों की तीव्रता को समाप्त करने का प्रयास किया और दोनों में संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। यहूदी सारे फिलिस्तीन पर अपना अधिकार करना चाहते थे और यहूदियों के यहाँ पर प्रवास पर से सब पाबंदियाँ दूर करना चाहते थे। दूसरी ओर अरब भी फिलिस्तीन पर अपना अधिकार रखना चाहते थे और यहूदियों के प्रवास को रोकना चाहते थे। 1936 तक सभी पक्षों ने यहाँ आकर एक विधान परिषद स्थापित करने का व्यर्थ प्रयास किया। अरबों की यह मांग थी कि इस परिषद में अपना उनका बहुमत हो और इससे वास्तविक शक्तियाँ दी जाए और जिनका वे प्रयोग करके यहूदियों को नेशनल होम बनाने से रोकें। तो ब्रिटिश सरकार ने ये योजना बनाई कि परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत हो जिनके पास निर्णय लेने की आवश्यक शक्ति हो, वास्तविक शक्ति हो, परंतु वे कोई भी ऐसी योजना पेश नहीं कर सके जो सभी पक्षों को स्वीकार्य हो और इसलिए वे कोई भी परिषद स्थापित नहीं कर सके और ब्रिटिश काउंसिल जनरल एक शक्तिशाली शैतान की भांति प्रशासन चलाता रहा। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो समस्या थी वो बढ़ती ही चली गई। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ में फिलिस्तीन का प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ जो संस्था थी 1947 में फिलिस्तीन का सारा मसला जो था संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाया गया। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थितियों को जानने के लिए अपना एक आयोग भेजा और इसने 2 योजनाएं मेजॉरिटी प्लान और माइनॉरिटी प्लान। समिति ने सिफारिश की कि फिलिस्तीन को यहूदी राज्य और अरब राज्य में विभाजित किया जाए और जेरूशलम पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण रखा जाए। माइनॉरिटी योजना में सिफारिश की गई कि फिलिस्तीन में एक संघीय सरकार स्थापित की जाए जिसमें यहूदी सदा के लिए अल्पसंख्यक रहें। संघीय सरकार को पर्याप्त मात्रा में स्वायत्तता दी जाए। तो इस प्रकार के ये कुछ जो थे प्रस्ताव रखे गए। फिर इज़राइल का उदय। लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने फिलिस्तीन पर अपना संरक्षण समाप्त कर दिया और इसके विभाजन की घोषणा कर दी। तो 14 मई 1948 को यहूदियों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार एक यहूदी राज्य इज़राइल गणतंत्र स्थापित कर लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने इसे मान्यता प्रदान कर दी और इसे बहुत सी तकनीकी और वित्तीय सहायता देना शुरू कर दिया। अगले दिन अरबों की सेनाएं इज़राइल में प्रवेश कर गई। फिलिस्तीन में अरबों की सहायता से मिस्र, जॉर्डन, इराक और लेबनान की सेनाएं भी इज़राइल में पहुंचनी शुरू हो गई। और इस तरह से जैसे कि इज़राइल किसका हो गया? यहूदियों का। ठीक है, तो यहूदी राज्य जो है इसको बना दिया गया। यहूदियों ने नए राज्य इज़राइल के लिए एक मुक्ति संग्राम था। यह युद्ध ने आशा के विपरीत पलटा खाया। यद्यपि अरब सैनिकों की संख्या ज़्यादा थी लेकिन वे ठीक प्रकार से संगठित न थे। न में उनमें अनुशासन, न एकता, न कोई योग्य और न ही कोई प्रभावशाली नेता। इज़राइल ने बड़ी वीरता से उनका मुकाबला किया। उन्होंने न केवल उनके आक्रमणों को रोका बल्कि उन्होंने आगे बढ़कर संयुक्त राष्ट्र की योजना से उनको दिए गए क्षेत्र से भी अधिक इलाका अरबों से छीन कर अपने अधिकार में ले लिया। 2 बार युद्धबंदी के असफल प्रयासों के पश्चात संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थ डॉक्टर रैल्फ बोंडे ने इज़राइल और अरबों में युद्ध विराम करा दिया। मई 1949 में इज़राइल संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया। फिर है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात फिलिस्तीन की जो समस्या थी
दूसरे महायुद्ध की समाप्ति पर अरबों में राष्ट्रवाद की भावनाएं तीव्र होने लगी। केंद्रीय यूरोप में हजारों यहूदियों के भटकते फिरने से फिलिस्तीन की समस्या फिर तीव्र रूप धारण कर गई। हिटलर के अत्याचारों से बने हुए यहूदियों ने बड़े जोर से फिलिस्तीन में प्रवास करने की मांग की। 1946 में ब्रिटेन और अमेरिका ने यहूदी शरणार्थियों की समस्या पर विचार करने के लिए एक जॉइंट इंक्वायरी कमीशन की स्थापना की। कमीशन ने 1 लाख यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाने का सुझाव दिया। अरब लोक लीग ने इस कमीशन की घोर निंदा की और चेतावनी दी कि वे अधिक संख्या यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाने का विरोध करेंगे। अरबों और यहूदियों में युद्ध होना अनिवार्य दिखाई देता था। अंत में ब्रिटिश सरकार अप्रैल 1947 में फिलिस्तीन पर सारा मसला संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गई। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने स्थिति को जानने के लिए अपना एक आयोग भेजा, जिससे सिफारिश की कि फिलिस्तीन को यहूदी राज्य और अरब राज्य में विभाजित किया जाए और यरूशलेम पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण रखा जाए। सुरक्षा परिषद ने इस योजना को स्वीकार कर लिया, परंतु अरबों ने इसे मानने से इनकार कर दिया और कहा वे परिषद के इस प्रस्ताव का बलपूर्वक विरोध करेंगे। ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर अपना संरक्षण समाप्त कर दिया और इसके विभाजन की घोषणा कर दी। तो 14 मई 1948 को यहूदियों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव के अनुसार एक यहूदी राज्य इजराइल गणतंत्र की स्थापना कर ली। ये जब लेंगे हम अरब, इसके साथ साथ अब अरब में जो राष्ट्रवाद था किस तरह से ये फैलता चला गया। तो इसी के साथ साथ आगे चलकर मिस्र पर ब्रिटेन का नियंत्रण स्थापित हो गया। फ्रांस का सीरिया और लेबनान में संरक्षण दिया। जॉर्डन नदी के पार के क्षेत्र की बात करें तो जॉर्डन नदी के पूर्वी किनारे फिलिस्तीन के क्षेत्र भी ब्रिटेन के संरक्षण में शामिल था। 1921 में ब्रिटेन ने निर्णय लिया कि ट्रांस जॉर्डन एंट्री में जो अमीरेट स्थापित की जाए और शरीफ हुसैन के बेटे अब्दुल्ला को उसका शासक बनाया जाए। ट्रांस जॉर्डन क्षेत्र 1946 तक ब्रिटेन के फिलिस्तीन के हाई कमिश्नर के अधीन रहा। जब उसे स्वतंत्रता प्रदान की गई 1948 में, जब यहूदियों ने फिलिस्तीन के अरब भाग पर अधिकार कर लिया तो ट्रांस जॉर्डन का नाम बदलकर जॉर्डन रख दिया। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब में शरीफ हुसैन ने अंग्रेजी सहायता से तुर्कों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1916 में हजाज में अपनी सरकार स्थापित की, परंतु हुसैन के अच्छे दिनों का अंत हो गया। उसकी अंग्रेजों की पराधीनता और ओटोमन सुल्तान के स्थान पर अपने को खलीफा घोषित करने से उसकी देशभक्त जनता उससे नाराज हो गई। उसके प्रति विरोध करने वाली वहाबी नेता था जिसका नाम था अब्दुल अजीज इब्न सऊद। उसने देश के भीतर खूंखार कबीलों को अपने अधीन करके अपने प्रति वफादार एक सेना तैयार की जिसको पराजित करना मुश्किल था। 1925 में सऊद ने हजाज पर आक्रमण कर दिया। हुसैन अपने आप को लाचार समझकर देश से भाग गया। उसने जेरूशलम में शरण ली जहां उसकी मृत्यु हो गई। 1925 में इब्न सऊद मक्का पहुंचा और हजाज और अपने आप को नजद का बादशाह घोषित कर दिया। इसके पश्चात उसने अरब प्रायद्वीप के सभी कबीलों को पराजित करके अपने अधीन कर लिया। 1932 में उसने अपने राज्य का नाम बदलकर सऊदी अरब रख लिया। इब्न सऊद सारे अरब में सर्वशक्तिमान बन गया। उसका राज्य सबसे विस्तृत और शक्तिशाली राज्य था। इसी के साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अरब राज्य थे उनकी कैसे हालत हुई। सीरिया और लेबनान जो पहले ऑटोमन साम्राज्य का भाग थे, लॉसेन की संधि के फलस्वरूप अस्तित्व में आए। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उनको फ्रांसीसी शासन के अधीन कर दिया था। फ्रांस सीरिया और लेबनान के प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन में सीरिया और लेबनान को प्रथम जनवरी 1944 को स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इराक की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुई संधि के अनुसार
ब्रिटेन ने इराक के प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया। वह शासन 1930 में समाप्त हो गया और इराक स्वतंत्र। शाह फैसल इराक का शासक बन गया। 1933 में उसकी मृत्यु के पश्चात उसका बेटा गाजी सिंहासन पर बैठा। कुछ समय पश्चात इराक में क्रांति द्वारा ब्रिटिश समर्थक राजतंत्र समाप्त हो गया। कुवैत 23 जनवरी 1899 की संधि द्वारा कुवैत ने ब्रिटेन के साथ विशेष संबंध बनाए। इस क्षेत्र में तेल मिलने से यहाँ के शेख का परिवार बहुत खुशहाल हो गया। शेख ने अमेरिका को तेल निकालने की सुविधाएं प्रदान की। जून 1967 में कुवैत एक स्वतंत्र प्रभुता संपन्न राज्य बन गया, लेकिन इराक इसको अपना एक भाग समझकर इस पर अपना अधिकार जताता है। यमन की बात करें तो ये प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप तुर्क साम्राज्य के विघटन के पश्चात उत्तरी यमन स्वतंत्र हो गया, लेकिन दक्षिण पर ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया। जनवरी 1957 में अदन के प्रश्न पर ब्रिटेन और यमन में विवाद हुआ। 2 मार्च 1958 को यमन संयुक्त अरब गणराज्य में शामिल हो गया। 26 दिसंबर 1961 को सीरिया ने के इस संगठन को छोड़कर जाने पर यमन भी इससे अलग हो गया। 1963 में यमन में एक राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुआ, जिसके फलस्वरूप 1967 में इसको स्वतंत्रता मिल गई। अब उत्तरी यमन और दक्षिण यमन का एकीकरण हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दूसरे महायुद्ध के पश्चात अरब में जो राष्ट्रवाद था, ये राष्ट्रवादियों की जो आकांक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई, लेकिन युद्ध के पश्चात उन्होंने नए अवसरों का पूरा लाभ उठाया। रूस और अमेरिका के आपसी विरोध का लाभ उठाकर दोनों से सुविधाएं प्राप्त की और मध्य पूर्व में तेल के भंडार मिलने से उनकी स्थिति और भी सुदृढ़ हो गई। तो ये था फिलिस्तीन और इज़राइल के बारे में। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें हम सैनिक गुटों की बात करेंगे।